अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 19 का रिमेनिंग पोर्शन था वो डिस्कस करेंगे। तो चलें अपनी बात स्टार्ट करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट से। तो देखते हैं ये कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है जी। कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है जी। तो कंसिडर कर लेते हैं यहाँ से एक्सरे आ रही है, यहाँ से एक्सरे की डिफरेंट बीम्स यहाँ से आ रही हैं। हमने क्या किया, दरमियान में क्या रख दी थी, स्लिट एस रख दी, ताकि यहाँ से एक बीम जो है वो पास कर सके। ठीक है, तो एक बीम जो यहाँ से पास कर रही है उसकी जो वेवलेंथ है उसको हमने कह दिया लैम्डा इंसिडेंट। ठीक है, यानी ये इंसिडेंट बीम है। जब वो एक्सरे की बीम या एक्सरे फोटोन जा रहा होता है तो उसके रास्ते में क्या रख दिया गया जी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो एक्सरे फोटोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और स्कैटर हो जाएगा किसी एंगल थीटा पे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो गया उसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा एस, यानी स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ। तो कॉम्पटन इफेक्ट ये कहता है कि जब ऐसे एक फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराए और स्कैटर हो जाए तो स्कैटर होने के बाद जो वेवलेंथ है फोटोन की लैम्डा स्कैटर्ड, वो हमेशा ज़्यादा होती है इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से। इसके रिटर्न में हम ये भी कह सकते हैं कि स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है वो कम होगी इंसिडेंट फोटोन से। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, अब कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि चूंकि हमने देखा कि वेवलेंथ चेंज हो गई है तो यहाँ से एक क्वांटिटी जन्म लेती है जिसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट चेंज इन वेवलेंथ है, जो कि चेंज हुई है वेवलेंथ, यानी लैम्डा आई से लैम्डा स्कैटर्ड हो गई है तो इंक्रीज हो गया। तो वो जो चेंज आया वेवलेंथ का वो कितना होगा वो हम इससे मालूम करते हैं। वो बराबर होती है जी डेल्टा लैम्डा, कॉम्पटन शिफ्ट लिख रहा हूँ ये, इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी, ये एच है, 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, जबकि डेल्टा लैम्डा जो है वो क्या है जी, मैं आपको बता चुका हूँ, कॉम्पटन शिफ्ट है। तो कॉम्पटन शिफ्ट अगर निकालने का कहा जाए तो आप क्या निकालेंगे, डेल्टा लैम्डा, जो कि बराबर होगा एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देख लेते हैं ये कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो किस सूरत में मैक्सिमम होगा, किस सूरत में मिनिमम होगा या जीरो होगा। तो बात कर लेते हैं पहले, अगर ये जो फोटोन है ये स्कैटर हो किस एंगल पे, एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। ठीक है, अगर फोटोन 90 डिग्री पे स्कैटर हो तब ये कॉम्पटन शिफ्ट कितना आएगा जी, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी। ठीक है, 1 माइनस कॉज 90, कॉज 90 क्या हो जाएगा, जीरो, तो 1 माइनस जीरो सिर्फ 1 बचेगा और एच ओवर एम नॉट सी। ये जो एच ओवर एम नॉट सी है इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, एच ओवर एम नॉट सी को। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी कि जब फोटोन स्कैटर हो एट एन एंगल 90 डिग्री तो कॉम्पटन शिफ्ट बराबर होगा कॉम्पटन वेवलेंथ के। और ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एच ओवर एम नॉट सी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा जी, ये 2.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 12, 2.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 मीटर। तो ये है कॉम्पटन वेवलेंथ। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट केस की कि जिसमें ये स्कैटर हो किस एंगल पे, 0 डिग्री पे। अगर 0 डिग्री पे स्कैटर हो तो आपकी जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो क्या आएगा जी, एच ओवर एम नॉट सी। ठीक है, और 1 माइनस कॉस जीरो, 1 माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 हो गया और 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो डेल्टा लैम्डा क्या आ गया, 0। ठीक है, तो जब 0 डिग्री के एंगल पे वो क्या हो जी, स्कैटर हो, यानी फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराया और इसी तरह सीधा ही मूव करता गया, तो डेफिनेटली वो अपनी एनर्जी तो लूज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन ने उसकी कोई एनर्जी लूज नहीं की, कोई जो है ना वेवलेंथ उसकी चेंज ही नहीं की, इलेक्ट्रॉन ने कोई मजाहमत ही नहीं की, वो सीधा ही मूव करता जा रहा है। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा, कॉम्पटन शिफ्ट 0 होगा। तीसरा केस है जी जिसमें अगर ये स्कैटर हो जाए एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, जिसका मतलब क्या है कि फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराया और वापस चला गया, बाउंस बैक हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन ने बहुत ज़्यादा मजामत पेश की है। तो इस सूरत में जो कॉम्पटन शिफ्ट होगा, वेवलेंथ का चेंज होगा, वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कैसे होगा वो निकाल लेते हैं जी, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू
देखिए 1 माइनस कॉज 180, कॉज 180 होता है -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1 2, 2h ओवर एम नॉट सी। तो इस सूरत में क्या होता है जी, मैक्सिमम होता है कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन क्या होता है जी, देख लेते हैं। पेयर प्रोडक्शन यानी पेयर का पैदा होना, कौन सा पेयर पैदा होना वो अभी देख लेते हैं। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो कि एक फोटोन मूव कर रहा हो, ठीक है, फर्ज कर लेंगे ये फोटोन है, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फोटोन है, और ये किसी हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरे, इसके साथ एक ऐसे हैवी न्यूक्लियस इसके कुर्बो जवार में आ जाए, जो कि क्या हो जी, हैवी न्यूक्लियस हो। ठीक है, तो होगा क्या, अगर ये हैवी न्यूक्लियस के कुर्ब जवार में आ गया तो ये फोटोन जो है वो दो पोर्शन में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और वो जो दो पार्ट्स होंगे वो कौन से होंगे जी, एक होगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या होगा जी, पॉजिट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि एक डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, लिख रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या होगा जी, दूसरा होगा पॉजिट्रॉन। ठीक है, जिसका मास वगैरह सब इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, चार्ज ऑपोजिट होगा। तो ये दो पार्टिकल जो हैं वो पैदा हो जाएंगे, इन्हीं को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। यानी फोटोन अगर हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में आ जाए तो क्या हो जाता है, दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, पेयर पैदा हो गया। अब हुआ क्या है, बेसिकली एक फोटोन जिसकी एनर्जी क्या थी जी, HF। ठीक है, एनर्जी क्या थी, HF, वो पहले आया न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस के विसिनिटी में, तो टूट गया। तो इस फोटोन की जो एनर्जी HF थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक हिस्सा कौन सा था, जो कि उसको तोड़ने में जो है ना लगा। ठीक है, यानी कि उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, कुछ हिस्सा वहां खर्च हो गया। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 2m0c², ये एनर्जी उसको तोड़ने में लगी, प्लस जो बाकी एनर्जी बच गई थी फोटोन की, वो काइनेटिक एनर्जी बन गई किसकी जी, इलेक्ट्रॉन की, और कुछ एनर्जी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई किसकी, पॉजिट्रॉन की। ठीक है, तो ये है आपकी पेयर प्रोडक्शन की इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। HF फोटोन की एनर्जी थी, 2m0c² जो है वो एनर्जी है जो इस फोटोन को तोड़ने के लिए रिक्वायर थी। जो बाकी एनर्जी बची थी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो ये पेयर प्रोडक्शन की इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर की, जो इसका ऑपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। अब इसमें क्या होगा कि ये इसका ऑपोजिट प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आए और कंबाइन हो जाएं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से जब रिकम्बिनेशन करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या निकलती हैं जी, गैमा रेडिएशंस निकलती हैं, गैमा फोटॉन्स निकलते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ था, फोटोन आया था, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन गए थे, अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल रहे हैं तो गैमा रेज निकल रही हैं। इसको कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ठीक है, एक फोटोन जो है ना उसकी एनर्जी जो है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ठीक है, जो कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल होती है। वन फोटोन, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है ना वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि रेस्ट मास एनर्जी होती है। ठीक है, तो दो की कितनी होगी, 1.02 हो जाएगी। ठीक है जी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन जो है वो उसके बारे में डिराक ने बताया था। ठीक है, जबकि उसको डिस्कवर किया किसने जी, कार्ल एंडरसन ने।
ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ पोजिट्रॉन। इसका बताया था किसने जी? इसका बताया था डिराक ने, लेकिन इसको डिस्कवर किया किसने जी? डिस्कवर किया कार्ल एंडरसन ने। ठीक है, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये आपकी बुक के एमसीक्यूज हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी, ये वेव नेचर ऑफ पार्टिकल से क्या मुराद है? यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी वेव की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, डुअल नेचर होती है उनमें, वो वेव की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक इशू होता है जिसकी वजह से हम जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेव हम देख नहीं पाते। ठीक है, तो अगर बात करें फोटोन की, तो फोटोन का मोमेंटम क्या होता है? पी, मोमेंटम ऑफ फोटोन बराबर होता है किसके जी? एच ओवर लैम्डा के। ठीक है, और एक फ़र्ज़ कर लें कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, उसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? p इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा होना चाहिए ना, और p जो है वो बराबर होता है किसके? mv के। तो यहाँ से लेमडा किसके बराबर आ जाएगी जी? लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर mv। ये जो लेमडा है ये क्या कहलाता है जी? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर फोटोन का मोमेंटम ये है, अगर फोटोन का मोमेंटम ये है, तो जो पार्टिकल एक मूव कर रहा है जिसका मास m और वेलोसिटी v है, उसका मोमेंटम भी यही होना चाहिए, और ये आपके सामने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकल आई है। ठीक है, अब अगर एक ऑर्डिनरी पार्टिकल है जिसका मास जो है वो ज़्यादा है, एक राइफल है या एक बुलेट है वो मूव कर रही है, तो उसकी अगर हमने वेवलेंथ निकालनी है, कोई भी उसका मास अगर गिवन है, ठीक है, एक राइफल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक या बुलेट की बात कर लें, चलें, बुलेट है, बुलेट मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका मास जो है वो 20 ग्राम है, स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो अगर उसकी वेवलेंथ आप निकालना चाहें, ठीक है, मैं यहाँ पे मास लिख देता हूँ 20 ग्राम, और स्पीड जो है वो 330 मीटर पर सेकंड है। जब आप इसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी निकालेंगे तो वो बराबर आएगी किसके जी? एच ओवर एम वी से निकालनी है वो, तकरीबन मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ बस, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻34। अब ये जो वेवलेंथ है ये बहुत स्मॉल है, ठीक है, इतनी स्मॉल है कि ये मेजरेबल और डिटेक्टेबल है ही नहीं। तो इसीलिए हमें जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेवलेंथ नज़र नहीं आती, डिटेक्टेबल नहीं होती, लेकिन वो भी वेव नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो नॉट डिटेक्टेबल, नॉट डिटेक्टेबल। तो बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेवलेंथ होती है, लेकिन वो नॉट डिटेक्टेबल होती है, इतनी स्मॉल वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो ये बुलेट के बारे में कह दिया। अब इसी तरीके से अगर आप क्या करें, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर 1 मल्टीप्लाई 10⁻, चाहे वो 6 मीटर पर सेकंड हो, इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले तो उन्होंने बुलेट की निकाली है ना, इलेक्ट्रॉन की अगर निकालें, ऐसा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास तो पता है हमें इलेक्ट्रॉन का, जिसकी स्पीड बस उसने बता दी है कि स्पीड उसकी हो, अगर फर्ज कर लें कितनी जी? 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ आती है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी के फार्मूले से, वो आती है 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये जो है वो वेवलेंथ है, एक्स रेज की रेंज में आती है और डिटेक्ट की जा सकती है, मेजरेबल है। ठीक है, क्योंकि एक स्मॉल पार्टिकल है, इसकी वेवलेंथ जो आती है वो मेजरेबल होती है, क्योंकि ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्स रेज की वेवलेंथ है, तो ये डिटेक्ट की जा सकती है, लेकिन दोनों की ही वेव बनती है। तो वेव पार्टिकल नेचर, दोनों ही पार्टिकल वेव नेचर शो करते हैं, वेव पार्टिकल नेचर शो करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी जी? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की। डेविसन एंड जर्मर
एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, ये अब डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट की डायग्राम आपके सामने मौजूद है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन जो है उसने इलेक्ट्रॉन्स थ्रो करने काफ़ी सारे। इस पर कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया हुआ है V। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आते हैं। और इसके नीचे एक निकल क्रिस्टल रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है निकल क्रिस्टल से टकराते हैं और किसी एंगल पे स्कैटर हो जाते हैं। जब वो स्कैटर होते हैं तो सामने एक डिटेक्टर रखा होता है और डिटेक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं। अब ये डायफ्रैक्ट हो गए ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो निकल से टकरा के डायफ्रैक्ट हो गए। और डायफ्रैक्ट जो है होना वो किसकी प्रॉपर्टी है जी, वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। अभी हम देख के आए थे कि इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ मेजरेबल है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आके जो निकल क्रिस्टल से टकराए वो डायफ्रैक्ट हो गए। तो डायफ्रैक्शन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है जी, वो है वेव की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ जो है वो पार्टिकल, वो जो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट है इसमें इलेक्ट्रॉन वेव की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि डायफ्रैक्शन हो रही है। इलेक्ट्रॉन इज डायफ्रैक्टेड, इलेक्ट्रॉन इज डायफ्रैक्टेड। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्टेड हो गया तो इसका मतलब है उसमें क्या है जी, वेव, उसमें क्या है जी, वेव नेचर है। ठीक है जी चले जी, तो अब देखते हैं जी कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। देखें इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, हम कह दें कि हाफ mv² जो है ना इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके बराबर होगी। देखें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल रहे हैं उसके एक फिलामेंट से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गन से निकल रहे हैं और इस फिलामेंट को एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया हुआ है, बैटरी अप्लाई की हुई है। उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, इस पोटेंशियल डिफरेंस से जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल रही है वही इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई किया हुआ होगा उतनी ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो V जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं जी, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं लैम्डा की अपनी वेवलेंथ की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ये कर ले जी mv इज इक्वल टू बल्कि mv² इज इक्वल टू 2ve। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करें, दोनों तरफ आप m से मल्टीप्लाई कर लें। m² v² इज इक्वल टू 2mve। ठीक है, कैपिटल V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है और mv इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कर दें 2mve। ठीक है जी, और हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। तो ये mv की वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा इज इक्वल टू h/2mv और साथ क्या आ जाएगा जी, e। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये वेवलेंथ की वैल्यू है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ठीक है, और अगर आप ये निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ठीक है आप आगे चलें। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है जी, क्या है, वेव पार्टिकल डुअलिटी। इस वेव पार्टिकल डुअलिटी में हम आपको ये बताएंगे कि किस सूरत में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वेव की तरह एक्ट करता है और किस सूरत में पार्टिकल की तरह एक्ट करता है। वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वेव की तरह भी एक्ट करता है, पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सी चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जो इसकी वेव नेचर को शो करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी पार्टिकल की इंटरफेरेंस देख रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, और आप क्या है जी, डायफ्रैक्शन देख रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पे फिलहाल लिखें, यहाँ पे डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, बाकी मजीद क्लियर कर दूंगा। इंटरफेरेंस देख रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं जी, डायफ्रैक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो आप कौन सी नेचर इसकी देख रहे हैं जी, वेव प्रॉपर्टी इसकी देख रहे हैं। ठीक है,
इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दोनों जो हैं वो इसकी वेव नेचर को शो करती हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप अगर देख रहे हो कौन सा जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या जो है आप इसके साथ कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और इसी के साथ साथ पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ठीक है, ये सारे के सारे किसको शो करते हैं? पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। ठीक है, पार्टिकल नेचर। और ऊपर जो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन है और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसको शो करती हैं? वेव नेचर को शो करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये प्रोसेस पे डिपेंड करती हैं, आप कौन सा प्रोसेस उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जो प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसी के लिहाज से वो चीज़ जो है एक्ट करने लग जाती है वेव के तौर पे या पार्टिकल के तौर पे। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हाइजेनबर्ग का है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम करेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, अब ये मूव करते हुए आप इसका मोमेंटम तो निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू एम वी करके। ठीक है, लेकिन इसकी पोजीशन के वो कहाँ पे मौजूद है वो मालूम करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड पोजीशन, आपको इसकी पोजीशन मालूम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। क्योंकि आप रोकेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसने कितना फासला तय किया। और अगर आप रोक देंगे तो फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मोमेंटम सही मालूम नहीं कर सकते। तो इसलिए उसने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम of a particle at the same time। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू हम जो है हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी इक्वेशंस है उनको हम देख सकते हैं, जो कि कहता है कि डेल्टा एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई डेल्टा पी यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू होती है एच कट ओवर 2 के। ठीक है, इसी तरीके से एनर्जी का रिलेशन है डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा टी अनसर्टेनिटी इन टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच कट ओवर 2। अब ये जो एच कट है ये किसके बराबर होता है जी? एच कट बराबर होता है एच ओवर 2 पाई के। ठीक है, और एच कट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। ठीक है, यूनिट इसका वही होगा जूल सेकंड, जो कि एच का यानी प्लांक्स कांस्टेंट का होता है। तो ये आपने बातें अच्छे से याद रखनी है। इस तरीके से अगर इक्वेशन लिखें एच कट की वैल्यू पुट करके तो फिर क्या बनेगी? डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई।
और डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। तो ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशंस। ठीक है जी। तो ये था हमारा जी 19 चैप्टर। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।